हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में चिंतन के साधन, चिंतन का विकास कैसे होता है, विशेषताएं और चिंतन के सोपानों पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछला वीडियो अगर आपने चिंतन का नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने चिंतन का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकारों पर बात की है, तो उसको जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण नोट्स मिल सकते हैं, जिससे आप जो है बाल विकास को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और लास्ट में आपसे कुछ मैं प्रश्न पूछूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, चिंतन के साधन, फैक्टर्स ऑफ थिंकिंग। देखिए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंतन निम्न साधनों से तीव्र गति से होता है। देखिए, 4 साधन मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। प्रतिमा, इंग्लिश में इमेज कहते हैं, भाषा लैंग्वेज, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट और प्रतिज्ञप्ति प्रोपोर्शन। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निम्न साधनों से जो है चिंतन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। तो इनको जानेंगे बारी बारी से और डिटेल से जानेंगे। देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि चिंतन के निम्न साधन कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति, याद रखिएगा आप लोग। तो जानते हैं प्रतिमा के बारे में। इमेज, पूर्व अनुभूतियों का मन में स्पष्ट चित्रण ही प्रतिमा है। प्रतिमाएं जो है ये चिंतन में सहायक होती है। पूर्व अनुभूति यानी देखिए, जैसे कभी आप जा रहे होते हैं सड़क पर और आपने कोई अच्छी सी कार देखी, रेड रंग की कार देखी, और जब घर आते हैं तो आपके मन में स्पष्ट चित्रण होता है उसका। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको दिखाई नहीं देती है, तो पूर्व में आपने अनुभव किया था कार के, लाल रंग की कार का, और घर में आकर जो है आप उसका पुनः चित्रण करते हैं स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में। तो वही होता है प्रतिमा। तो पूर्व अनुभूतियों का मन में स्पष्ट चित्रण ही प्रतिमा है, और प्रतिमाएं ही चिंतन में सहायक होती हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। कक्षा में बैठा हुआ छात्र जब घर के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में, मन में मेज, कुर्सी, टीवी और दरवाजे आदि के स्पष्ट चित्र आते हैं। ये स्पष्ट चित्र ही प्रतिमाएं हैं। तो कह सकते हैं जो प्रतिमाएं होती हैं वो व्यक्ति या बच्चों को सोचने के लिए एक साधन बनती हैं। तो प्रतिमाएं जो है वो व्यक्ति या बच्चों को सोचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिमा को चिंतन में सहायक नहीं माना था। जैसे गाल्टन है, गाल्टन कहते हैं कि जो प्रतिमा है वो चिंतन में सहायता नहीं करती हैं। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रतिमा जो है, इमेजेस जो हैं, वो चिंतन में सहायक होती हैं। दृष्ट प्रतिमाएं यानी जो हम देखते हैं वो अधिक उपयोगी होती हैं चिंतन में। लेकिन कभी कभी श्रव्य, घ्राण यानी सूंघना, स्पर्श यानी टच करना, तो ये जो प्रतिमाएं होती हैं, श्रवण, घ्राण और स्पर्शजन प्रतिमाएं, ये भी चिंतन में सहायक होती हैं। लेकिन सबसे उपयोगी होती हैं दृष्ट प्रतिमाएं। तो प्रतिमाएं जो हैं वो चिंतन में सहायक होती हैं। दूसरा साधन है भाषा, लैंग्वेज। देखिए, भाषा चिंतन की प्रक्रिया का दूसरा साधन है। चिंतन करते समय व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है, इसीलिए चिंतन को आंतरिक भाषण इनर स्पीच कहा जाता है। देखिए, आप कभी जो है सोचते हैं किसी के बारे में या किसी समस्या का समाधान सोचते हैं, तो आप अपने मन में बात करते हैं कि इस समस्या को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, या कोई गणित का सवाल होता है, आपसे लग नहीं रहा होता है, तो आप सोचते हैं कि इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो जब हम चिंतन करते हैं तो हम खुद से बात करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं। तो इसीलिए जो है चिंतन को आंतरिक भाषण यानी खुद से बात करना कहा जाता है। और समस्या समाधान करते समय चिंतन करने वाले व्यक्ति की वागेंद्रियां यानी जैसे जीभ है और स्वर यंत्र जो होते हैं उनमें संकुचन होता है, मानो वह स्वयं से बोल रहा हो। इसीलिए कह सकते हैं भाषा चिंतन का मुख्य साधन है। अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम चिंतन करते हैं तो हम खुद से बात करते हैं। जब खुद से बात करते हैं तो जो है हमारा चिंतन सक्रिय होता है। तो भाषा जो है चिंतन का दूसरा साधन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट जो होता है ये भी जो है चिंतन में सहायक होता है। लिखा है, चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न संप्रत्ययों का प्रयोग करता है।
प्रत्येक वस्तु या घटना का संप्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है जो चिंतन करने में सहायता करता है। कॉन्सेप्ट यानी आपके दिमाग में वस्तुओं या चीज़ों या व्यक्तियों के, पेड़ पौधे के कॉन्सेप्ट हमेशा विद्यमान होते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको सोचने के लिए तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी छात्र से हम पूछते हैं एक पूंछ, चार पैर, पालतू और भौंकने वाला जानवर कौन सा होता है, तो उसके वो कहेगा कुत्ता, यानी उसके दिमाग में जो है कुत्ते का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट यानी जो संप्रत्यय है वो हमें चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है। अगला है प्रतिज्ञप्ति, प्रोपोर्शन। देखिए प्रतिज्ञप्ति क्या होता है, दो संप्रत्ययों को जोड़कर तीसरा संप्रत्यय बनाना ही प्रतिज्ञप्ति होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लाल किला एक संप्रत्यय है, दिल्ली दूसरा संप्रत्यय है, तो इनको जोड़कर जो है एक तीसरा संप्रत्यय तैयार हो जाता है कि लाल किला दिल्ली में है। तो दो संप्रत्ययों को जोड़कर तीसरा संप्रत्यय बनाना ही प्रतिज्ञप्ति कहलाता है। तो चिंतन के जो साधन होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे पढ़ेंगे चिंतन का विकास कैसे कर सकते हैं। देखिए शिक्षक को छात्र को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर हम किसी भी स्टूडेंट को सोचने के लिए यानी बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे तो वो अच्छा चिंतन कर पाएगा। तो छात्र को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। भाषा और संप्रत्यय विकास पर जोर देना चाहिए। अभी मैंने आपको कहा कि भाषा और जो संप्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ये व्यक्ति को सोचने के लिए या चिंतन करने के लिए बाध्य करता है। तो शिक्षक को छात्र में भाषा और संप्रत्यय विकास पर जोर देना चाहिए जिससे कि उसका चिंतन विकास हो सके, यानी उसके चिंतन में विकास हो सके। अगला है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। देखिए देखा गया है कि जो जिज्ञासु बालक होता है वो ज़्यादा चिंतन करता है। तो इसी वजह से जो है छात्र को जिज्ञासु बनाना चाहिए, उसे नई नई चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो जो है वो जिज्ञासु बनेगा, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, अपने दिमाग में नए नए विचार लाएगा, तो उसका चिंतन विकास होगा। यानी छात्रों में जिज्ञासा को जो है विकसित करना चाहिए। ठीक है। अगला है छात्रों को चाहिए कि वह छात्रों को नए नए तथ्यों की जानकारी दे तो वह सोचने पर मजबूर होंगे। यानी शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को नए नए तथ्यों की जानकारी दे जिससे कि वो चिंतन करें। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही चिंतन का विकास करना चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही चिंतन के विकास के लिए प्रेरणा देनी चाहिए छात्रों को या अपने बच्चों को, जो भी आपके बच्चे हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही उनको चिंतन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगला शिक्षकों को चाहिए कि वे स्टूडेंट को वैज्ञानिक तरीके से नए नए संप्रत्यय की ओर ध्यान आकृष्ट करें ताकि उनका चिंतन वास्तविकता पर आधारित हो सके। यानी शिक्षकों को जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट बताने चाहिए जिससे कि वो अपना चिंतन विकसित कर सकें जो कि रियलिस्टिक हो, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चिंतन का विकास करना चाहिए। आगे देखेंगे चिंतन की विशेषताएं। देखिए चिंतन जो है मानव का विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर आता है। देखिए चिंतन जो है मानव का विशिष्ट गुण है। आपने कभी देखा होगा कि कोई चोर होता है, वो चोरी करता है और लोगों को मारता है, मार देता है चोरी करने की वजह से। लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं मार कर जो है कमा रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, तो वो अगर चिंतन करेगा तो वो सभ्य बन जाएगा। तो चिंतन जो है मानव का विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बरता अवस्था से सभ्य अवस्था में आता है। अगला है चिंतन एक मानसिक क्रिया है। देखिए जैसे ही आपके सामने कोई भी समस्या आती है, समस्या समाधान करने के लिए आप जो है अपने दिमाग को चलाने लगते हैं, अपने मन को चलाने लगते हैं। तो चिंतन जो है एक मानसिक क्रिया है। चिंतन भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार है। यानी जो आपके सामने भविष्य में जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हेतु जो है आप चिंतन करते हैं। समस्या समाधान के लिए चिंतन प्रारंभ होता है। जैसे ही आपके सामने कोई समस्या आती है आप चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं और समस्या समाधान करने के पश्चात जो है चिंतन समाप्त हो जाता है। यानी समस्या समाधान तक जो है चिंतन चलता है। यानी जब आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है तो आप चिंतन करना छोड़ देते हैं।
चिंतन अनेक विकल्पों को खोजता है। आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप चिंतन करते हैं तो बहुत से विकल्पों को खोज लेते हैं समस्या को हल करने के लिए। तो ठीक है, तो ये होती हैं विशेषताएं। अब जानेंगे चिंतन के सोपान। ह्यूजोज ने निम्न सोपान बताए हैं, 4 सोपान बताए हैं। समस्या का आकलन, संबंधित तथ्यों का संकलन, निष्कर्ष पर पहुंचना और निष्कर्ष का परीक्षण। देखिए, समस्या का आकलन ह्यूजोज कहते हैं कि चिंतन के निम्न सोपान हैं। समस्या का आकलन यानी सबसे पहले समस्या को जानो कि समस्या क्या है, कैसी समस्या है। फिर संबंधित तथ्यों का संकलन, समस्या को हल करने के लिए तथ्यों को इकट्ठा करिए। फिर तीसरा, निष्कर्ष पर पहुंचना, तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालिए यानी समस्या को हल कर लीजिए। फिर निष्कर्ष का परीक्षण, फिर जो निष्कर्ष निकाला गया है उसकी वास्तविकता कि वो सही है या गलत है, इसका परीक्षण करना। तो ये 4 सोपान बताए हैं ह्यूजोज ने चिंतन के। तो इस प्रकार से हमारा जो चिंतन का टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है आपके लिए, जिससे आप जानेंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। देखिए, कुछ प्रश्न जो हैं वो पहले वाले वीडियो के हैं, अगर आपने वो देखा होगा तो आप जो है अच्छे से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और जितने भी प्रश्न आप करिएगा सही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 प्रश्न है आपके लिए और 4 में से जितने भी सही करिएगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, बिना उसके देखे आप इन प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। और चिंतन जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन पर आधारित प्रश्न होते हैं, परिभाषाएं होती हैं तो उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निगमनात्मक चिंतन कौन सा है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो निगमनात्मक चिंतन है ये कौन सा है बताइए आप लोग। तो अभिसारी जो चिंतन होता है वो निगमनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 6 कमेंट करके बताइए फटाफट। तो जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन के 2 प्रकार बताए हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, चिंतन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? अभी हम लोगों ने बात की है तो कितने होते हैं? 1, 2, 25, 4। तो चिंतन के प्रमुख साधन होते हैं 4। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न है और 4 प्रश्न है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने 4 में से कितने सही करे हैं। और इसका जो है एक डिटेल्ड वीडियो बहुविकल्पी का बनाऊंगा तो उसको जरूर देखिएगा। तो प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? या कथन किसका? रॉस, गैरट, कागन या सिल्वरमैन का? तो ये कथन है रॉस महोदय का। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।